हेलो स्टूडेंट, एएसएल परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रीजनिंग के सिलेबस की। मेरा नाम सतीश है और मैं पिछले 2008 से रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रीजनिंग में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। रीजनिंग में सिर्फ 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला, जिनके लिए फिक्स फार्मूला या फिक्स थ्योरी होती है, ठीक है। दूसरा, जिनके लिए हमें थ्योरी बनानी पड़ती है। एक गिवन पार्ट होता है, आपको दिया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि क्या और हमें ज्ञात करना है। तीसरा, कि दिए गए चित्र के हिसाब से अगला चित्र क्या होगा। हो सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा हो सकता है पेपर फोल्डिंग का हो सकता है डॉट वाले प्रश्न हो। वो सब डायग्राम वाले हैं जो नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है घड़ी। जो हमारा पहला प्रश्न आ सकता है वो आ सकता है घड़ी के चैप्टर से। देखिए, आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, अगर रीजनिंग में घड़ी चैप्टर है तो आप ये मानकर चलिए वहां से एक प्रश्न आ सकता है। कितने प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहली बात देखिए, आप यहाँ पर अगर आपको समय दिया गया हो, क्या दिया गया है, समय दिया गया हो, ठीक है। समय दिया गया हो और एंगल पूछता है, एक प्रश्न ऐसा आता है। या इसका उल्टा हो, एंगल दिया गया है और आपसे समय पूछता है, ठीक है। तीसरे प्रकार का प्रश्न क्या बन सकता है, वाटर इमेज पूछता है आपसे, जल प्रतिबिंब। मिरर इमेज पूछता है, दर्पण प्रतिबिंब। जैसे अगर 3 बज रही है, 3 का आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो क्या आता है, 9 आता है। उनके फिक्स फॉर्मूले हैं, फिक्स फॉर्मेट है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहता है। ट्रिक बहुत सारी है यहाँ पर। इसके अलावा जो अगला टॉपिक आता है अपना कैलेंडर है। कैलेंडर में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। आपको दिनांक दे दी गई, डेट दी गई है और आपसे पूछा गया वार क्या होगा। या फिर आपसे पूछ लिएगा नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, तो 300 सालों में कितने नंबर ऑफ डेज होंगे। या फिर नंबर ऑफ लीप ईयर पूछ लिया कि 2001 से लेकर 2099 तक कितने लीप ईयर आएंगे। ये आपसे पूछ लिया गया। 100 सालों में कितने लीप ईयर हैं, 300 सालों में कितने लीप ईयर हैं, इसके बारे में चर्चा कर सकता है। नंबर ऑफ ऑड डे, जो विषम दिन होते हैं, 400 सालों में विषम दिन कितने आएंगे, 300 सालों में विषम दिन कितने आएंगे, इसके बारे में पूछ सकता है आपसे। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, देखिए कैलेंडर अपने आप को हर 400 साल में रिपीट करता है। तो वो डेट देगा, जैसे आज की डेट है 2000 15 अगस्त 2003, वो अगर रविवार है अब और कब, ये रविवार को ही आएगा। इस प्रकार के जितने प्रश्न होते हैं वो सब रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर वाले होते हैं। कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है। नेक्स्ट, अगला क्या है, घन और घनाभ। देखिए घन कैसा होता है हम जानते हैं, इस प्रकार का घन होता है। आपने देखा होगा लूडो जब खेलते हैं उसमें एक वाइट कलर का गुट्टा होता है, ठीक है, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। देखिए नंबर वाला नहीं, उसको तो हम पासा कहते हैं, तो ऐसा ही है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सेक्शन बना दिए इस प्रकार से, इसके कुछ टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न बनकर आता है बाहर, कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, ऐसे कितने घन होंगे जो दिखाई नहीं देंगे, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 फलकें होती है, ऐसे कितने घन हैं जिनके पास 2 फलक होगी, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 1 ही फलक होगी। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनकर बाहर आते हैं। घन और घनाभ में सिर्फ एक ही फर्क है, घन तो क्या होता है, चारों तरफ से एक जैसा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। लेकिन जब घनाभ आता है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने होंगे, घन कितने होंगे, ये पूछ सकता है। नंबर ऑफ कलर क्यूब, जैसे 2 रंगों से रंगा हुए घनों की संख्या कितनी हो, एक प्रकार के रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो, ऐसे कितने घन होंगे जिन पर कोई कलर नहीं किया हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिनके फिक्स फार्मूले होते हैं। ठीक है, आपको फार्मूले के हिसाब से पढ़ाया जाएगा और थोड़ा सोचना भी पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये 3D आकृति है तो 3D आकृति में थोड़ा सोचना भी जरूरी है। नेक्स्ट, पासा। पासा आपने देखा होगा लूडो के अंदर जो एक छोटा सा गुट्टा होता है जिसके ऊपर नंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पासा बनाता हूँ तो आपको मालूम होगा इस पासे पे कुछ नंबर्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, कि जैसे ये मैंने डॉट्स बना दिए 4, इधर मैंने डॉट बना दिए 3, सबका फेवरेट मैंने डॉट बना दिए कितने, 6। सबकी यही इच्छा होती कि उसके पास 6 आए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पासे वाले प्रश्न होते हैं यहाँ पर आते हैं। पासे के भी प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, एक तो स्टैंडर्ड पासा होता है,
इसे हम कहते हैं मानक पासा। कैसा पासा होता है? मानक। एक होता है जो स्टैंडर्ड नहीं होता, नॉर्मल पासा होता है, साधारण पासा। ये साधारण पासा होता है। साधारण पासे में कंडीशन अलग होती। नॉर्मल जो मानक पासा होता है, इस मानक पासे में विपरीत क्रम पर जो होते हैं उनका योग हमेशा और हमेशा 7 होता है। और एक होता है अपना ओपन डाइस। ओपन डाइस मतलब ओपन पासा होता है, खुला हुआ पासा। अगर उस पूरे पासे को हम खोल देते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनकर बाहर आता है कि इस जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो आपसे पूछा जाता है बताइए 4 के विपरीत क्या होगा। इस प्रकार के सारे प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, अगला क्या है? दिशा और दूरी। जैसे एक व्यक्ति सीधा जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर होगा, किस दिशा में होगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से प्रश्न दो प्रकार के बनते हैं। एक तो डायरेक्शन पूछता है और दूसरा वो डिस्टेंस पूछता अपनी प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, अगर डिस्टेंस पूछेगा तो एक फिक्स फॉर्मूला काम आता है यहाँ पर। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर या तो डायरेक्शन पूछेगा या आपसे वो डिस्टेंस पूछेगा। डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। नॉर्मली हम सब यही जानते हैं कि डायरेक्शन होती है 4। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में सब डायरेक्शन भी होती हैं। टोटल 8 डायरेक्शन होती है। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ ईस्ट। ठीक है, और ये वाली डायरेक्शन कौन? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये तो होता है आपका पूर्व, ये होता है पश्चिम, ठीक है, ये होता है उत्तर, और ये होता है आपका दक्षिण। ठीक है, सारी डायरेक्शन के हिसाब से काम करते हैं। हर डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है अगर 8 डायरेक्शन को बनाया जाता है। आगे देखें, अगला क्या टॉपिक आएगा। और हर टॉपिक को हम बहुत क्लियरली ढंग से पढ़ेंगे, लेवल वाइज, टाइप वाइज, पैटर्न वाइज पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ से आप मानकर चलिए फॉर्मुलेशन वाला पार्ट खत्म हो गया जिसमें फिक्स थ्योरी चलती है। अब आपको क्या होगा, एक पार्ट गिवन होगा, उसमें देखना पड़ेगा थ्योरी क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रश्न को हल करना होगा। जैसे देखिएगा, इसने कहा किसी निश्चित भाषा में रोड को क्या कह रहे हैं? URDG। तो SWAN को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे प्रश्नों का तरीका क्या होता है, आपको अल्फ़ाबेट का ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे T 20 नंबर पे आता है, E 5वें नंबर पे आता है, Z आपका 26वें नंबर पे आता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके यहाँ पर किस प्रकार से फॉरवर्ड वो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक तो अक्षर कोडिंग होती है, मतलब अक्षर से अक्षर की कोडिंग होती है। एक होता है संख्या की कोडिंग, अक्षर से नंबर चलते हैं। और एक होता है मिश्रित कोडिंग। ये सारे के सारे जितने पैटर्न हैं वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न, मैं दावा करता हूँ आपका कोई भी प्रश्न अटकेगा नहीं, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्या टॉपिक है हमारे पास? अगला टॉपिक है युग्म गठन। ठीक है, क्या कहता है युग्म गठन? जैसे एक डिप्लोमेसी एक शब्द दे देगा वो आपको, और आपसे बोला कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके कोश में उतने ही अक्षर आते हैं जितने आपके अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। जैसे ए और डी है, इसके बीच में 2 आते हैं। यहाँ पे हो सकता है ऐसा ही कुछ हो। ऐसे देखना है आपको कि मान लीजिए जैसे आई है, आई और एल के बीच में 1 है, तो क्या आई और एल के बीच में एक ही अल्फ़ाबेट आता? वास्तविकता में नहीं आता। इस प्रकार से देखना कितने इसके ग्रुप बन जाएंगे, कितने ऐसे सेट बन जाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अक्षर श्रृंखला। यहाँ पर कुछ ऐसी श्रृंखला होती है इसमें ए बी कर कर देता है, या ज़्यादा तीसरा अल्फ़ाबेट और आ जाता है सी। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने पहला ऑप्शन रखा, यहाँ पर देखो 1 2 3 और एक को यहाँ पर है 4, 4 जगह खाली है। चारों जगह पर क्या कर दिया हमने? ए बी को फिल कर दिया। निश्चित चीज बनती है। मान लीजिए कुछ ऐसा बन गया A डबल बी ट्रिपल बी डबल A ट्रिपल बी, ऐसी कोई सीरीज बन जाती है यहाँ पर।
तो ये हमें पुट करके देखना पड़ता है कहाँ से कौन सा वाला ऑप्शन से कोई फिक्स सीरीज बन रही है। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे अक्षर सीरीज होती है वैसे नंबर सीरीज भी। देखिए वर्णमाला श्रृंखला भी होती है। वर्णमाला श्रृंखला में क्या होता है, जैसे ए से लेकर जेड तक की अगर हम बात करें, सारे के सारे अक्षर 1 से लेकर 26 तक अरेंज किए हुए होते हैं। प्रश्न कैसा आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं से 10वें होगा। मतलब बायां क्या होता है, लेफ्ट। ठीक है, दायां क्या होता है, राइट। अल्फाबेट का कभी भी बायां दायां नहीं होता, हमारा बायां दायां होता। तो हम अपने हिसाब से देखते हैं, ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट है, वहां पर क्या होता है, बाएं से 5वें स्थान पर चले जाओ ई पर, और उसके दाएं पर 10वें पे चले जाओ, कौन सा अल्फाबेट होगा वो काउंट करके आप देख। ये फिक्स फॉर्मूले भी होते हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको धीरे धीरे वो पता चलते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, अगला है शब्द गठन। शब्दों का गठन क्या है, यहाँ गठन मतलब बांधना। तो शब्द ट्रांसफॉर्म के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। जैसे मान लो इसके अंदर के नहीं है और मैं काइट लिख दूं यहाँ पर, तो काइट का निर्माण कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि के शब्द यहाँ पर, सॉरी, के अल्फाबेट आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से देखना पड़ेगा इन चारों में से कौन से वाले का हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे काइट है, काइट का निर्माण तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास के अल्फाबेट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। प्रैक्टिस की चिंता मत की, प्रैक्टिस बहुत करेंगे हम। अगला है शब्दकोश। आपने डिक्शनरी देखना तो आता ही होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अभिषेक और मैंने लिखा अभिलाष। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहला कौन आएगा, अभिषेक आएगा या अभिलाष आएगा। आपने देखा होगा जब अटेंडेंस होती है तो उन्हें सीरियल क्रम से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए बी एच आई तो सेम है, एस है और इधर एल है। ठीक है, तो इनमें पहले कौन आएगा, अभिलाष आएगा, फिर अभिषेक आएगा। ठीक, जो अल्फाबेट पहले आता है पहले उसी को अरेंज किया जाता है। तो यहाँ अरेंजमेंट्स आते हैं। ठीक है, अगला 12वां क्या है, संख्या श्रृंखला। ठीक है, संख्या श्रृंखला के ऊपर भी प्रश्न आता है, लास्ट वाला गायब कर देगा, आपसे पूछेगा वो क्या होगा। जैसे यहाँ 5 है, 5 के बाद 11 है, 11 के बाद 24 है, 24 के बाद 51, 51 के बाद 106 है। तो ये कैसे मूव कर रहा है, आपको थ्योरी बनानी पड़ेगी। देखो यहाँ क्या थ्योरी बन सकती है। 5 का 2 से गुणा किया, 10 प्लस 1 किया, इधर 2 से गुणा किया प्लस 1 किया, इधर 2 से गुणा किया, यहाँ पर 2 ऐड होगा या 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2 से गुणा किया प्लस 4 किया। तो अगले वाले में क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करके प्लस 5 कर देंगे। बस 2 का गुणा करो और अगला नंबर जोड़ दो। 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 2 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 51, 51 दूनी कितना हो जाएगा आपके 102। ठीक है, 102 और 4 कितना हो जाएगा 106। इसी प्रकार 106 का डबल कीजिए और उसमें 5 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये थ्योरी हमने बना ली है, लेकिन कई बार प्रश्नों में देखना पड़ता है थ्योरी जरूरी नहीं है गुणा 2 प्लस 1 ही चल रहा है, कुछ और भी चल सकती है, यही थ्योरी हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुप्त संख्या, ऐसा कोई डायग्राम मिल जाएगा आपको इसमें कोई लुप्त संख्या गायब होगी। जैसे यहाँ पर 64, 36, 49 से 21 बन रहा है। ये कैसे बन रहा है, इनका वर्गमूल निकाल लीजिए सबका, बाहर वाले का वर्गमूल निकाल के सबको जोड़ दीजिए, 21 आ जाएगा। ऐसा ही काम आपको यहाँ करना होगा, वर्गमूल बनाया और सबको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ये एक हमने थ्योरी बनाई है। तो जो दिया गया है इसमें देखना पड़ता है यहाँ पर क्या थ्योरी चल रही है, क्या फॉर्मुलेशन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो हमें पूछा गया है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, सादृश्यता परीक्षण। इसमें क्या होता है, समानुपाती के रूप में लिखी हुई थी चीजें। जैसे यहाँ 4 है, 4 से 9 आया, 9 से 25 आया, तो अगला वाला क्या आएगा, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 5 का स्क्वायर है, अगला वाला क्या आएगा 7 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये विषम संख्या ही नहीं है, देखो ढंग से 2 लिखा हुआ है यहाँ, यानी सम है, सम एक ही संख्या आ रही। ये क्या है, अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर चल रहा है। यहाँ थ्योरी क्या चल रही है, अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर है। जैसे 4 और 9 आ रहा है वैसे 25 और 49 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 49।
इस प्रकार की थ्योरी को डेवलप करके हमें आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट, और देखिएगा यहाँ पर अगला है वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब डिवाइड करना, कोई एक अलग होगा, ठीक है, कोई एक अलग होगा। यहाँ क्या है, टाइगर, लॉयन, डॉग, गॉट, यानी टाइगर बाघ, बाघ मांसाहारी है, लायन शेर वो भी मांसाहारी है, डॉग कुत्ता वो भी मांस खाता है, लेकिन बकरी, गॉट मतलब बकरी, बकरी क्या मांस खाती है क्या, नहीं, वो तो घास खाती है। इसका मतलब अलग कौन होगा, सी लास्ट वाला गॉट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वर्गीकरण में क्या होता है, अलग अलग डिवाइडेशन करना पड़ता है, कौन बिल्कुल अलग चल रहा है वही आपका आंसर है। निर्देश जरूर दिया हुआ होता है, उस निर्देश को पढ़कर उसका जवाब हमें देना होगा। तो रीजनिंग बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है गणितीय समीकरण। समीकरण लिखी होगी, देखो हमारे पास टोटल 4 चिन्ह होते हैं, गुणा, भाग, प्लस, माइनस। आपस में इंटरचेंज कर देता है, प्लस को क्या देता है माइनस, माइनस को गुणा, गुणा को भाग में रूपांतरित कर दिया। इनमें से कौन सा सही होगा ऐसा बोलता है। जैसे यहाँ प्लस को मान लो माइनस कर दिया, इस माइनस की जगह प्लस कर देंगे, प्लस की जगह गुणा कर देंगे, गुणा की जगह भाग कर देंगे। ऐसे चिन्हों को बदल बदल के इनकी कैलकुलेशन देखनी पड़ती। जो इक्वल टू 252 या 387 या 348 या 473, जो सही होगा वही आंसर आएगा, नॉट इक्वल टू वाला आंसर नहीं रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये गणितीय सिद्धांत होते हैं और ये समीकरण को हम सॉल्व करके देख सकते हैं। बहुत ईजी होता है, आपके पहाड़े अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए। नेक्स्ट, आकृतियों की गणना करना। देखिए आकृति गिनने वाले प्रश्न भी आते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया, एक वर्ग दिया गया और इसके कुछ टुकड़े बना दिए हमने, ऐसे बना दिए। अब आपसे पूछा जाए कितने वर्ग होंगे, तो इसके फिक्स तरीके होते हैं, जैसे 1, 3, 4, 4 बाय 4 का वर्ग है तो सबका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ स्क्वायर आपके पास आ जाएंगे। ऐसे ही क्या होता है कि आपको ऐसे इस प्रकार से एक त्रिभुज दे दिए गए, आपसे पूछा गया कितने त्रिभुज होंगे, करना कुछ भी नहीं, नंबरिंग काउंट कर देते हैं 1 2 3 4, सबको ऐड कर दो, इतने ही त्रिभुज मिलेंगे आपको। सबके एक फिक्स पैटर्न होते हैं, कुछ प्रैक्टिस होती है जो आपको करनी होगी। बिल्कुल मैं आपको सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। मैं दावा करता हूँ आपका एक भी प्रश्न, कोई सा भी एग्जाम देना ना इंडिया लेवल के, एक भी प्रश्न नहीं अटकने दूंगा मैं आपका। नेक्स्ट, अगला क्या है, रक्त संबंधी प्रश्न। रक्त संबंधी प्रश्न में हमें एक ही कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हैं, जिसका रिश्ता बड़ा है वो ऊपर बनेगा डायग्राम में। चाहे आप देखो ये क्या होता है, प्लस लगाते हैं किसके लिए, मेल के लिए, माइनस लगाते हैं फीमेल के लिए, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और जैसे प्रश्न पढ़ा हमने, भाई आ रहा बहन आ रहा है, तो हम खुद ही बना लेते हैं, भाई को बना दिया ट्रायंगल, बहन को बना दिया क्या, स्क्वायर, तो पिताजी आ गए उसको बना दिया आपने सर्कल। इस प्रकार से अलग अलग शेप बनाकर भी आप कर सकते हो। और बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, जो इक्विवेलेंट रिश्ते होते हैं भाई बहन का रिश्ता, वो एक ही लाइन में रहेंगे। अगर माता पिता आते हैं वो आपसे बड़े हैं तो वो आपका जो डायग्राम बनेगा वो ऊपर ही बनेगा। जैसे पी क्यू का भाई है तो पी इधर बनेगा, क्यू इधर बनेगा। आर क्या है, क्यू की माता है, आर क्यू की माता है तो आर को मैंने ऊपर बना दिया इस प्रकार से। आपको डायग्राम में क्या, मैं तो शेप वाले तरीके से नहीं बताता, किताबों में शेप वाले तरीका लिखा होता है, लेकिन अगर इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, एक ही चीज ध्यान रखना, जिसका रिश्ता बड़ा है ना वो डायग्राम में ऊपर बनेगा बस। यहाँ क्या लिखा हुआ था, आर क्यू की माता है तो क्यू की माता कौन है, आर ऊपर लगा दिया। हाँ, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिए, माइनस मतलब फीमेल है वो, ठीक है। एस आर का पिता है, एस कौन है, आर का भी पिता है, एस को और ऊपर बना दो, ये पिता है तो मतलब मेल है तो प्लस लगा दो। बस इस प्रकार से हम डायग्राम बनाकर सॉल्व करते हैं। यही एक कॉन्सेप्ट है, जिसका रिश्ता बड़ा है उसको ऊपर रखना है, जो इक्विवेलेंट है वो बीच में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, न्याय निगमन न्याय संगत। ध्यान रखना इसमें कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न होते हैं। जैसे एक कथन कहा गया, सभी आम क्या हैं, सेब, सभी आम सेब हैं। डायग्राम बना दो, अगर डायग्राम बना तो ये आम है, सारे के सारे आम क्या हैं, सेब हैं, तो ये सेब हैं। संभव डायग्राम बनाने पड़ते हैं, एक डायग्राम ये संभव है इसका और एक डायग्राम और संभव है इसका, ये वाला आम और सेब ओवरलैप हो गया। अब आंसर जो होता है निष्कर्ष, अगर कहीं गलत हुआ तो उसको काट देंगे हम, ठीक है।
क्या बोला गया है? कुछ सेब क्या है? आम। सेब का थोड़ा सा हिस्सा किसके पास है? आम के पास है। बिल्कुल सही बात है। क्या ये वाला हिस्सा आम है क्या? नहीं है। तो जो आंसर सही होगा उस पर टिक करेंगे, जो आंसर गलत होगा उसे हम काट देंगे। हो सकता है एक से ज्यादा आंसर सही हो। नेक्स्ट, अगला है क्रम व्यवस्था परीक्षण। अगला जो टॉपिक है अपना, क्रम व्यवस्था परीक्षण। इसमें क्रम से बिठाया जाता है। जैसे एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। इसका फिक्स फॉर्मूला चलता है ये वाला, m+n-1। m आगे वाले से, n पीछे वाले से कौन से क्रम पे बैठा हुआ है। जैसे जो मोहन है 2 बार गिनने में आ रहा है, एक बार आगे से गिन दिया उसने और एक बार पीछे से गिन लिया है, तो 2 बार गिना है इसलिए -1 किया है। तो ये 17 और 17 34 हो जाएगा, 34 नंबर पे है। यानी क्या हो जाएगा, टोटल 34 उस लाइन में खड़े या बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के काफी सारे प्रश्न हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में और ढंग से पढ़ेंगे। बैठने की व्यवस्था क्रम, देखो बैठने में क्या करते हैं, या तो गोल मेज पे बिठाता है, या तो सबका सेंटर की तरफ मुंह करता है, ये सब बाहर की ओर देखते हैं। ये एक टेबल पर बिठा देता है, सबका मुंह पूरब की तरफ करवा देता है। इस प्रकार के काफी सारे प्रश्न बनते हैं। देखो ये उत्तर की ओर मुंह करे, एक पंक्ति में निश्चित संख्या में बैठे हुए हैं, उत्तर दिशा में सबका मुंह है, यानी और कहीं किसी और दिशा में वो अपना चेहरा नहीं करेगा। इस प्रकार से बताते हैं कौन किसके अड़ोस पड़ोस में कैसे बैठा हुआ है। फिर हमें कुछ प्रश्न पूछता है ये, जैसे यहाँ प्रश्न कुछ जानकारी दे रखी है, इन जानकारी ढंग से पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना पड़ता है, उसके हिसाब से डायग्राम बनाना पड़ता है हमें। फिर ये पूछ लेगा जैसे पंक्ति में लूसी की स्थिति क्या है, कहाँ पर बैठी हुई है लूसी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक तरह से पजल वाले प्रश्न है। पजल में तो डिफरेंट टाइप्स के प्रश्न आ जाते हैं। हो सकता है वहाँ पर कलर के ऊपर भी डिपेंड कर देता है, किसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से बना देता है, ABCD के हिसाब से बना देता है, नंबरिंग दे देता है उनको। ये एक फ्लैट्स के हिसाब से, फ्लोर्स होते हैं उसके हिसाब से पजल बना सकता है। लेकिन यहाँ तो क्या हो, या तो गोल मेज पे बिठाएगा या सीधी टेबल पे बिठाएगा आपको। ठीक है। अगला देखिए, पहली ये पजल वाला प्रश्न है। पजल में क्या होता है, जैसे यहाँ पर अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल, हरीश 5 पुरुष हैं। जो कद में सबसे लंबा है वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है। तो ये लंबाई और उम्र के हिसाब से एक पजल बना रखी है। पूरी पजल को पढ़ के डायग्राम देखते हैं, जो जानकारी हमें दे रखी है उस जानकारी के हिसाब से वो जानकारी हम लिख लेते हैं। तो बची हुई चीजें वो पूछता है, जैसे इसने पूछा निम्नलिखित में केवल अनुज से लंबा कौन है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछता है। वो कुछ भी पूछ सकता, हो सकता है सबसे छोटा व्यक्ति, यानी उम्र में सबसे छोटा कौन है, कद में सबसे छोटा कौन है, कुछ भी वो बातें पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट, वेन आरेख। देखिए वेन आरेख में क्या होता है, हम जब पढ़ेंगे तो ए और बी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे पहले। जैसे उसने कहा कोई भी ए बी नहीं है, ए और बी इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं। कोई भी ए बी नहीं है, उसका डायग्राम ये बनता है। कुछ ए क्या है, बी हैं, कुछ ए बी हैं। देखो ए का थोड़ा सा हिस्सा किसके पास है, बी के पास है। ए का थोड़ा सा हिस्सा बी के पास है और बी का थोड़ा सा हिस्सा ए के पास है। बात एक ही है। बहुत सारे कंसेप्ट में पढ़ेंगे हम इसको। इसे 150 रूल से भी किया जा सकता है, इसे वेन डायग्राम से भी किया जा सकता है। ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, देखो अंदर बन जाएगा डायग्राम, या फिर कुछ डायग्राम ऐसे ही बनते हैं, ए बी सी। ए और बी तो अलग अलग हैं। ए का थोड़ा सा हिस्सा किसके पास है, सी के पास है। बी का थोड़ा सा हिस्सा किसके पास है, सी के पास है। तो ये बात सत्य है। लेकिन ए का थोड़ा सा हिस्सा बी के पास है, ये बात गलत हो जाएगी। जैसे हम प्रश्नों को पढ़ेंगे वैसे वैसे इन क्वेश्चंस को हम करते हुए चलेंगे। हो सकता है वो कुछ ऐसा बना दे, मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव, जल में रहने वाले जीव। ठीक है। जल में रहने वाले जीव क्या सारे के सारे मांसाहारी होते हैं? नहीं। ठीक है। तो अलग अलग चीजें होती हैं वहाँ। उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है सुटेबल डायग्राम क्या होगा। नेक्स्ट, अगला क्या, असमानता, इनइक्वलिटीज, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल वाले होते हैं। हम किस ट्रिक से करते हैं, हम देखते हैं अगर आप लेफ्ट से राइट तरफ जा रहे हो या राइट से लेफ्ट तरफ जा रहे हो, तो अगर जा सकते हैं, जैसे स्टार्ट करोगे एस तक पहुंच गए आप, इसका मतलब जिस पॉइंट से पहुंच पाओगे वही आपका आंसर बनेगा। टू छोटा या आर से बराबर है लेकिन ठीक है, और टी भी छोटा या बराबर है पी से। अच्छा, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, छोटा या बराबर। अगर ऐसा चिन्ह लग रहा है तो क्या होगा, बड़ा या बराबर। क्लियर। ऐसे प्रश्न भी हम करने वाले हैं, इनको ट्रिक से करेंगे बहुत जल्दी। आप बहुत विद इन ए सेकंड इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और देखते हैं,
मशीन इनपुट आउटपुट मेथड, देखिए प्रश्न बहुत बड़ा होता है लेकिन सॉल्यूशन हम ऑप्शन से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इनपुट्स दे रखे हैं, उसके चरण दे रखे हैं कुछ। ठीक है, जैसे क्या दिया, नाउ 41 28 4 जॉइन 37 गो 61, फिर 61 नाउ 41 28 4 जॉइन 37 गो, अलग अलग चीज़ें दी गई है। उसके हिसाब से पढ़ कर इनका एक फिक्स फॉर्मेट होता है, हम कैसे इसको बनाएंगे, कैसे चरणों को हम पढ़ के आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे पास रहती हैं। जो बेसिक इसकी थ्योरी है उसे हम पूरा ढंग से पढ़ेंगे कब, जब ये चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक अपना कथन और तर्क। देखिए कथन, निष्कर्ष, कथन, तर्क, कथन अवधारणा, कथन कार्यवाही, ये एक जैसी चीजें होती है, बस आपको पढ़ के देखना पड़ता है। तो कथन में क्या लगेगा, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यह आपका तर्क पूछ रहा है। आप इस पर क्या डिबेट कर सकते हैं। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि बिल्कुल इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि मेल है फीमेल है गर्भ में। ठीक है, जैसे इसने कहा डॉक्टर, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन बिगड़ जाएगा। सही बात है, सामाजिक असंतुलन बिगड़ेगा बिगड़ेगा, ये मेरे हिसाब से सही है। दूसरा, कई लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार, बिल्कुल ऐसा अधिकार नहीं है। ये हमने अपने सहज प्रवृत्ति के हिसाब से सोचकर जवाब दिया है, इसका कोई बेसिक थ्योरी नहीं है। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न है जो जीवन में आप जो संचार चलता है उसके हिसाब से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ये कॉमन सेंस वाले प्रश्न हैं। ऐसे कथन पूर्व अवधारणा वाले प्रश्न आ जाते हैं। क्या बोला गया, देखो कथन दिया, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज का कार्यक्रम की हाल में घोषणा की है। ठीक है, अब पूर्व अवधारणा क्या होगी, इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। मतलब अगर सरकार कोई बहुत बड़ा स्टेप ले रही है ना तो सोच समझ के लेगी, ऐसा थोड़ी ना अंधाधुंध कुछ भी बिना सोचे समझे ले लेगी। हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों का कम से कम काम हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेरे हिसाब से क्या होगा, उनके पास एक प्रभावित निधि होगी, यानी विधि होगी, उनके पास एक नियम होगा, पूरा फॉर्मेट होगा, तभी तो कोई स्टेप लेती है सरकार। ठीक है, इसी प्रकार देखिए पूर्व अवधारणा की जगह पे क्या लगा देगा, वो निष्कर्ष लगा देगा, कार्यवाही लगा देगा, परिणाम लगा देगा, कारण लगा देगा। तरीका यही होगा, इसमें कोई बेसिक थ्योरी नहीं चाहिए, इसमें आपका कॉमन सेंस चाहिए ओनली, जैसे साइकोलॉजी होती है वैसे ही। नेक्स्ट, निर्णय लेना। आपको निर्णय लेना होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ इंटरव्यू कंडक्ट किया, कंडीशन क्या है इंटरव्यू की, कम से कम 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन 60% वाले को लोगे आप, इससे कम वाला आया तो नहीं दे सकते आप उसको। 2010 को कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक होना चाहिए, यानी उसकी एज 21 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगला, 50,000 रुपये की जमानत के रूप में भुगतान करना तैयार रहे, यानी एक बॉन्ड भरवा रहा 50,000 का, कभी बीच में चले गए आप तो। चयन प्रक्रिया में कम से कम 40% अंक लाने चाहिए, पेपर होगा इसमें 40% पासिंग मार्क्स रखा है। व्यक्तिगत साक्षात्कार में कम से कम 50% अंक लाने जरूरी है। ठीक है, ये तो कंडीशन होगी। अब वो कुछ ऐसी कंडीशन बनाएगा कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो, कुछ यहाँ पर कंडीशन बना रखी, लेकिन स्नातकोत्तर यानी पीजी में कम से कम 65 अंक हासिल किए हैं, इस मामले को जीएम कार्मिक को भेजना है। अगर किसी ने एमएससी में 65% अंक ले आए तो कहाँ भेजना है, जीएम कार्मिक को भेजना है। ऐसी कुछ कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो हमें निर्णय लेना होता है कि हम क्या निर्णय उसको पढ़कर ले सकते हैं कि उस कंडीशन में अगर आप खुद मौजूद होंगे तो आप क्या करोगे। ठीक है, अगला देखिए, आंकड़े पर्याप्तता। आंकड़े पर्याप्त है कि नहीं है आपके लिए। ये दो कथन दिए गए नीचे, क्या कथन दिए हुए हैं, 120 व्यक्तियों ने उस निश्चित दिन चिड़ियाघर का दौरा किया, ये तो कथन है पहला। उस निश्चित दिन पर टिकट की दर कीमत 25% की छूट की पेशकश की गई थी, यानी कितने हैं, 120 हैं, और डिस्काउंट कितने का था, 25% का। अब यहाँ पर ना तो कथन फर्स्ट सही है ना दूसरा पर्याप्त है, अब आप क्या इसमें जवाब दे सकते हो। प्रश्न क्या है, एक निश्चित दिन में चिड़ियाघर की आय क्या थी, अब आय पूछ रहा है आपसे। 25% का तो डिस्काउंट है, लेकिन एक टिकट कितने का, क्या आपको पता है क्या, पता, क्या आप उसकी आय निकाल सकते हो, दिन भर में कितनी आई, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। आंकड़े पर्याप्त है। नेक्स्ट, शब्दों पर आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे नारियल के लिए तेल लिखा हुआ, फल के लिए क्या होगा। स्वाभाविक है, नारियल का क्या होता है, तेल होता है, फल होगा क्या होता है, जूस होता है, रस, तो आंसर क्या आ जाएगा, रस आ जाएगा। गुच्छा तो होता नहीं है, स्वाद भी नहीं होता, मीठा भी नहीं होता। ठीक है ना, क्या बनता है उससे, रस बनता है। नारियल से तेल बन रहा है,
फल से क्या बनेगा, रसी बनेगा यानी जूस बनेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के शब्दों पर आधारित प्रश्न आते हैं हमारे पास। अगला देखिए, मैट्रिक्स आव्यूह। इसमें क्या होगा, कुछ दो मैट्रिक्स दे रखी है आपको, आपसे पूछा गया पास्ट के लिए क्या होगा, AST, 4 अल्फाबेट है। पी को कहां से बना सकते हो, यहां से बना सकते हो। पी ये रहा देखो, 7 और 5 75। ए कहां पर है, ए यहाँ पर है, 0 0 बना सकते हो। तो यहाँ पर जैसे 75 बनाया हुआ किसके लिए, पी के लिए, 21 41 12 77, ठीक है। तो यहाँ पर ए और कहाँ है, ये रहा देखो 12 पे, ये रहा 12, 21 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है। देखो 12 तो है, क्या 86 भी हो सकता है पी, 86 पी ये रहा, 86 और 12 हो सकता है। इस प्रकार से बनाना, आपको टैली करना होता है दोनों टेबल्स को देख के कहाँ पर वो अल्फाबेट बैठ पा रहा है। अगर नहीं बैठ पाता तो कोई दिक्कत नहीं, जो बैठ जाएगा उस पर हम आंसर टिक कर लें। नेक्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब और क्षैतिज प्रतिबिंब। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में तो क्या होता है, क्षैतिज क्या होता है, जल प्रतिबिंब होता है। दर्पण को तो आपके दीवार पे ऐसे लगा दोगे, क्या पानी को भर के लगा सकते हो इसी दीवार पर, इस बोर्ड पर लगाया जा सकता है, नहीं। कहाँ रखोगे आप, नीचे रखोगे ना परात में भर के। तो दर्पण प्रतिबिंब में तो क्या होता है, जैसे ऐसे 2 लिखा हुआ है तो आपको 2 कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, एस जैसा। अगर 1 ऐसा लिखा हुआ है तो आपको 1 कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना होता है कि दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण कहाँ लगा हुआ है। जैसे दर्पण इनमें बीच में लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अगर मैंने दर्पण को ऊपर लगा दिया, मान लो मैंने दर्पण ऊपर लगा दिया और यहाँ लिख रखा है बी, ध्यान दीजिएगा, बी में क्या होता है, ऊपर छोटा होता है, नीचे बड़ा होता है। जब यहाँ पर बनेगा तो क्या बन जाएगा, इधर छोटा हो जाएगा, इधर बड़ा हो जाएगा। ये दर्पण बहुत इजी प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब वाले डायग्राम आपको गिवन करेगा, उसके हिसाब से उसका प्रतिबिंब आपको देखना हो। क्षेत्र में जल प्रतिबिंब होता है ओनली, ठीक है। इस प्रकार हमारे कुछ टॉपिक और हैं जो डायग्राम के अकॉर्डिंग बनते हैं। जैसे कागज मोड़ना, अगर हम किसी कागज को मोड़ेंगे बीच में से यहाँ से, तो जैसे आप उसको फोल्ड करोगे तो एक ऐसे ट्रायंगल शेप में आ जाएगा, क्लियर। तो वहां पर देखना पड़ता है कैसे पेपर को फोल्ड किया जा रहा है। छिपी हुई आकृति का पता लगाना, जैसे कुछ आकृति बना के दे रखी है, वहां देख के बस पूछता है वो, बताइए कहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है या कहाँ पर ऐसी आकृति बनी हुई है, ऐसी, ये किसकी आकृति है, ये अर्धवृत्त की आकृति, ठीक है। इस प्रकार कुछ आकृतियां वो पूछ लेता है कि ये वाली आकृति कहाँ मिलेगी आपको। आकृति को पूरा करना, आपको 3 ऑप्शन दे दिए, चौथे ऑप्शन में क्या कर दिया उसने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि चौथे ऑप्शन में जो चौथा डायग्राम बनेगा कंप्लीट होने पर क्या बनेगा। हो सकता है कुछ क्लॉकवाइज कुछ डायग्राम्स बन रहे हो, स्टार बन रहा है पहले, फिर 2 में बन रहा है, फिर 3 में बन रहा है, तो चौथे वाले में 4 जगह स्टार बन जाएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं। एक जैसी आकृतियों का समूह, तो एक जैसी आकृति होती है, जैसे मान लीजिए एक जैसी आकृति कैसी कैसी बन सकती है आपके पास, बताता हूँ आपको। देखिए इनमें एक जैसी आकृति 3 है, 3 लाइनों से बने हुए, ये लाइन से बना हुआ है, ये लाइन से बना हुआ है, ये लाइन से बना हुआ है, लेकिन ये कर्वी शेप है। ये डिफरेंट कौन सा होगा, ये वाला डिफरेंट, ठीक है। आकृति श्रृंखला, आकृति श्रृंखला में क्या होता है कि डायग्राम को क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाता है या 90 डिग्री वो घुमाता है। अगला डायग्राम देखना पड़ेगा वो क्या बन सकता है। आकृति की सादृश्यता, तब पहला डायग्राम दूसरे से रिलेट है तो तीसरा डायग्राम चौथे से किस प्रकार से संबंधित होगा। ये अब तब करेंगे जब हमारे पास जब हम चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, तब जाके हर डायग्राम के हिसाब से मैं बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा। ज़्यादा तो कुछ लिखना होता नहीं है, डायग्राम ही डायग्राम चलते हैं, तो हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे इसके ऊपर। आकृतियों का वर्गीकरण, वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन, जो डिफरेंट है, भिन्न है। 4 आकृतियां मिलेगी, 3 एक जैसी लगेगी, चौथी अलग रहेगी, जो चौथी अलग है ना बस वही आपका आंसर रहेगा। बिंदु की स्थापना, यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको कुछ ऐसा दे दिया गया, एक ही डायग्राम में आपको वृत्त भी दिया हुआ है और एक ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, और आपको एक ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है और एक ऐसा वृत्त दिया हुआ है। अब आपने यहाँ पर एक डॉट बना रखा है, तो आपको देखना पड़ेगा डॉट कहाँ बना हुआ है, बिंदु कहाँ बना हुआ है।
वर्ग और वृत्त में बना हुआ है। 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एक ही जगह ऐसा होगा जहां पर ये डॉट वर्ग और वृत्त में बना हुआ होगा, इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, बस वही आपका आंसर बने। लास्ट है आकृतियों को जोड़ना। कुछ आकृतियों को जोड़ने पर क्या नई आकृति बन जाएगी, ऐसा यह वो 3-4 आकृतियां दे देता है, इन्हें जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी नई, ये आपसे पूछता है। ठीक है, तो ये टोटल 41 टॉपिक्स है जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले हम उन टॉपिकों को पढ़ेंगे जिनके लिए फिक्स फॉर्मूले होते हैं, फिक्स पैटर्न होता है और उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, थ्योरी हमें अलग से नहीं बनानी। दूसरा, हम उन प्रश्नों को करेंगे, उन टॉपिक्स को उठाएंगे जहां पर हमें एक पार्ट गिवन होता है, दूसरा हमें कैलकुलेट करना होता है। और तीसरा, जिसके अंदर ओनली डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम में ज़्यादा समय नहीं लगता हमें सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसमें प्रश्न भी जल्दी होंगे और बहुत सारे प्रश्न हम कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।